देखिए, पिता कहानी, इसका प्रकाशन वर्ष है 1965, ज्ञानरंजन 1936। यानी ज्ञानरंजन जी का जन्म कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। और पिता कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1965 है। कौन से कहानी संग्रह में संकलित है? तो फैंस के इधर उधर, और फैंस के इधर उधर में कुल 12 कहानी संकलित है। उसने अपने बिस्तरे का अंदाज लेने के लिए मात्र आध पल को बिजली जलाई। बिस्तरे फर्श पर बिछे हुए थे। उसकी स्त्री ने सोते सोते ही बड़बड़ाया, आ गए, और बच्चे की तरह करवट लेकर चुप हो गई। लेट जाने पर उसे एक बड़ी डकार आती हुई मालूम पड़ी, लेकिन उसने डकार ली नहीं। उसे लगा कि ऐसा करने से उस चुप्पी में खलल पड़ जाएगा जो चारों तरफ भरी है, और काफ़ी रात गए, ऐसा होना उचित नहीं है। अभी घनश्याम नगर के मकानों के लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सवारी गाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजरी। तो कौन से नगर की स्थान जो है, कौन से नगर की चर्चा हुई है? तो घनश्याम नगर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछा हुआ है, ये PYQ क्वेश्चन है। थोड़ी देर तक एक बहुत सांप भागता हुआ शोर होता रहा। सर्दियों में जब यह गाड़ी गुजरती तब लोग प्रहर की खासी नींद ले चुके होते हैं। गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता। कहने का बात यह है कि जब गर्मी होती है तो खाने पीने में, सोने में तो सभी को लेट हो ही जाते हैं, और उस टाइम 11:30 तो ऐसा लगता है जैसे कि अभी 9 ही बज रहे हों। तो वही बोलता है कि गर्मियों में 11:30 का कोई विशेष मतलब नहीं होता है। यूँ उसके घर में सभी जल्दी सोया करते हैं, जल्दी खाया और जल्दी उठा भी करते हैं। आज बेहद गर्मी है। रास्ते भर उसे जितने लोग मिले उन सब ने उससे गर्म और बेचैन कर देने वाले मौसम की ही बात की। कपड़ों की फजीहत हो गई, बदहवासी, चिपचिपाहट और थकान है। नहीं होता है ना कि अगर अभी हम किसी से मिलने जा रहे हैं तो ऐसा होता है कि अरे यार कितना गर्मी है आज, देखो तो पूरा एकदम बॉडी हमारा जो है, सारा कपड़ा एकदम गीला हो गया है। 3-4 बार स्नान भी कर ली, उसके बावजूद भी जो है पसीने आने बंद ही नहीं हो रहे हैं, और पूरा चिपचिपाहट और थकान सी महसूस हो रही है। तो ये बात यहाँ पे हो रही है। अभी जब सवारी गाड़ी शोर करती हुई गुजरी तो उसे ऐसा नहीं लगा कि नींद लगते लगते टूट गई हो, जैसा जाड़ों में प्रायः लगता है, बल्कि यूँ ही लगा अगर सोने की चेष्टा शुरू की गई तो सचमुच देर हो जाएगी। उसने जम्हाई ली। पंखे की हवा बहुत गर्म थी, और वह पुराना होने की वजह से चिढ़ाती सी आवाज़ भी कर रहा है। उसको लगा दूसरे कमरे में भी लोग शायद उसकी तरह ही जम्हाइयाँ ले रहे होंगे, लेकिन दूसरे कमरे के पंखे पुराने नहीं हैं। उसने सोचना बंद करके अन्य कमरों की आहट लेनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे ये यहाँ जम्हाई ले रहा है तो उसके मन में ये विचार आया कि जो हमारे बगल वाले कमरे हैं तो उसमें भी जो सोए हुए हैं तो वो भी हमारी तरह ही जम्हाई ले रहे होंगे, और हमारी रूम की अगर कमरे की अगर पंखे की आवाज़ आवाज़ करती है, घड़घड़ाहट आवाज़ आ रही है, तो बगल वाले कमरे की तो पंखे ऐसे ख़राब हैं नहीं, तो उससे तो आवाज़ नहीं आ रहे हैं। तो ये इसको लगा कि चलो थोड़ा सा आहट लेते हैं। तो ये बाहर से जाके सुनने का कोशिश कर रहा है कि क्या पंखे चल रही है या नहीं चल रही है। तो आहट लेनी चाहिए उसे कोई बहुत मासूम सी ध्वनि भी 1-1.5 मिनट तक नहीं सुनाई दी, जो सन्नाटे में काफ़ी तेज होकर आ सकती हो। तभी पिता की चारपाई बाहर चरमराई, तो वह किसी आहट से उठे होंगे। उन्होंने डांटकर उस बिल्ली का रोना चुप कराया जो शुरू हो गया था। बिल्ली थोड़ी देर चुप रहकर फिर रोने लगी। अब पिता ने डंडे को गच कर कई बार पटका और उस दिशा की तरफ खदेड़ने वाले ढंग से दौड़े जिधर से रोना आ रहा था, और हट हट चिल्लाए। कहने का मतलब यह है कि इसका बेटा जो था ना, सुधीर है, वो रात में उठ करके देख रहा है, बगल वाले कमरे का हाव भाव लिया। उसके बाद ये क्या करता है कि इसके पिता, ठीक है, जो पहाड़ में चारपाई लगाकर, वो घर में नहीं सोते थे, वो बाहर में ही सोते थे खाट पर, और उनकी जो है ना चारपाई, वो चरमराने की आवाज़ आई। तो इनको लगा कि शायद पिता जो है अभी सोए हुए नहीं हैं, और वो क्या कर रहे हैं, जो होता है ना कि घर में अगर बिल्ली कुत्ता इस टाइप का रोने का आवाज़ आता है तो सभी घबरा जाते हैं कि हो सकता है कुछ घटना तो नहीं होने वाली। तो इसी उद्देश्य से ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बिल्ली जैसे ही रो रही है तो उसके पिता क्या किया, उसको भगाने के लिए हट हट चिल्लाए। ठीक है, जब वह घूम फिर कर लौट रहा था तो पिता अपना बिस्तर बाहर लगाकर बैठे थे। कनखी से उसने उन्हें अपनी गंजी से पीठ का पसीना रगड़ते हुए देखा। किसने देखा? तो सुधीर ने देखा अपना पिता को।
और बचता हुआ वह घर के अंदर दाखिल हो गया। उसे लगा कि पिता को गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, लेकिन उसे इस स्थिति से रोष हुआ कि सब लोग पिता से अंदर पंखे के नीचे सोने के लिए कहा करते हैं, पर वह जरा भी नहीं सुनते। हमें क्या भोगे कष्ट। मतलब ये बेटा जो है, मतलब उनको देख रहा है कि यार पसीना जो है एकदम पूरा गंजी से एकदम पीठ में रगड़ते हैं, बचा हुआ जो भी है। हम ये कहता है कि मतलब पिता को जब सभी बोलते हैं कि आप अंदर में ही सोइए, रूम में सोइए, पंखे लगे हुए हैं, तो वहाँ नहीं सोएंगे, ये बाहर में हैं और बाहर में ही सोए हुए हैं। और मतलब अपनी मतलब गंजी जो पहने हुए थे उससे क्या करते हैं, पीठ का पसीना को रगड़ते हैं। और ये देखकर सुधीर को बहुत मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बोलता है, अब इतना तो बोलने के बावजूद भी मतलब ये सोते नहीं हैं, तो हमें क्या भोगे कष्ट। कुछ देर पड़े रहने के बाद वह उठा और उसने उत्सुकतावश खिड़की से झांका। सड़क की बत्ती छाती पर है। गर्मियों में यह बेहद अखड़ जाता है। पिता ने कई बार करवटें बदली, फिर शायद चैन की उम्मीद में पाटी पर बैठ पंखा झलने लगे। पंखा की डंडी से पीठ का वह हिस्सा खुजाते हैं जहां हाथ की उंगलियां दिक्कत से पहुंचती है। तो मतलब होता है ना कि अब हाथ को आप पीछे मूव करके देखिएगा तो आपकी हाथ जो है मतलब पूर्ण रूपेण आप मतलब होता है ना नोच नहीं पाइएगा। तो वो क्या करते हैं कि जैसे उनका हाथ जहाँ तक नहीं पहुँचता है तो वो पंखे का जो होता है ना डंडी, ठीक है, उसको पकड़ के क्या करते हैं, पीठ खुजाते हैं। हाँ, आकाश और दरख्तों की तरफ देखते हैं। रिलीफ पाने की किसी बहुत हल्की उम्मीद में शिकायत उगलते हैं। अरे बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता। उनका यह वाक्य जो नितांत व्यर्थ है, अभी अभी बीते क्षण में डूब गया। गर्मी बरकरार है और रहेगी, क्योंकि यह जाड़े बरसात का मौसम नहीं है। पिता उठकर घूमने लगते हैं। एक या दो बार घर का चक्कर चौकीदारी की तरह हो करते हुए लगाते हैं, ताकि कोई सेध वेद न लग सके। लौटकर थके स्वर में हे ईश्वर कहते हुए उंगली से माथे का पसीना काटकर जमीन पर चुआने लगते हैं। मतलब कितना मतलब घृणा आता है ऐसा पंक्ति पढ़ के। यार कोई अपने सर का पसीना चुआएगा आपके सामने में तो ऐसा ही लगेगा कि यार दो तमाचे उसे लगा दूं। तो ये क्या कर रहे हैं, उंगली से अपने सर का पसीना काटकर जमीन पे चुआने लगते हैं। बड़ा गजब है। कमरे की एक दीवार से टिककर बैठ जाने पर वह काफ़ी तनाव में सोचने लगा। अंदर कमरों में पंखों के नीचे घर के सभी दूसरे लोग आराम से पसरे हैं। इस साल जो नया पेडस्टल खरीदा गया है वह आंगन में दादी अम्मा के लिए लगता है। ध्यान रखेंगे कि पिता कहानी में दादी के लिए क्या खरीदा गया था, तो पेडस्टल खरीदा गया था। बिजली का मीटर तेज चल रहा होगा, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। लेकिन गजब यह नहीं है, गजब तो पिता की जिद है। वह दूसरे का आग्रह अनुरोध माने तब न, पता नहीं क्यों पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं। वह झल्लाने लगा। मतलब होता है ना कि सारा सुख सुविधा है घर में, सभी चीज़ें लगी हुई है, पर ये जो है मतलब किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं, कष्ट में ही जीवन जी रहे हैं। चौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने और 3 आने में तैयार होने पर 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे खड़े रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे अभी मानिए मुझे कॉलेज जानी थी, भैया कितने में चलेंगे, 20 में। नहीं 20 नहीं दूंगी, 15 में चलेंगे। नहीं अच्छा 15। वो बोला ठीक है चलिए। तो फिर मैं बोली कि नहीं 10 ले लेना आप। तो मतलब थोड़ा देर के बाद बोलते हैं हाँ ठीक है चलिए। तो उस पर भी मैं मतलब उतना कम करवाने के बाद भी अगर मैं नहीं जा रही हूँ और उसके लिए मैं घंटा वेट कर रही हूँ, इससे पूछ रही हूँ उससे पूछ रही हूँ, तो ये क्या है, एक समय को व्यर्थ में बर्बाद कर रही हूँ। और इतना भी कंजूस नहीं होना चाहिए। और पिता क्या है यहाँ पे, इनकी पूरा कंजूसी ही दिखाई गई है इस कहानी में। ये पैसा का इतना बचाव करते हैं, हर चीज़ को मैनेज करने वाली बात। बिजली का मीटर तेज चल रहा है, पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन पिता की रात कष्ट में ही है। लेकिन गजब यह नहीं है, गजब तो पिता की जिद है। बस दूसरे का आग्रह अनुरोध माने तब न, पिता नहीं क्यों, पिता जीवन की अनिवार्य सुविधाओं से भी चिढ़ते हैं। चौक से आते वक्त 4 आने की जगह 3 आने और 3 आने में तैयार होने पर 2 आने में चलने वाले रिक्शे के लिए पिता घंटे खड़े रहेंगे। नहीं होता है ना, 20 रुपया बोले अच्छा नहीं जाइएगा, चलिए जाइए दूसरे को देख लेते हैं। तो ऐसा काम ये करते थे। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफ़ी चिरौरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं, जानने लगे हैं कि पिता के आगे किसी की चलेगी नहीं। मतलब कि क्या बोलें, जिद्दी प्रवृत्ति का, ठीक है।
तो उस टाइप के पिता हैं। आज तक किसी ने पिता को वॉश बेसिन में मुंह हाथ धोते नहीं देखा है। बाहर जाकर बगिया वाले नल पर ही कुल्ला दातुन करते हैं। दादा भाई ने अपनी पहली तनख्वाह में गुसल खाने में उत्साह के साथ एक खूबसूरत सावर लगवाया, लेकिन पिता को अरसे से हम सब आंगन में धोती को लंगोटी की तरह बांधकर तेल चुपड़े बदन पर बाल्टी बाल्टी पानी डालते देखते आ रहे हैं। खुले में स्नान करेंगे, जनेऊ से छाती और पीठ का मैल काटेंगे। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इसका बाथरूम में हर चीज़ का सुविधा है, शावर वावर लगा हुआ है, लेकिन ये क्या करता है कि उसका इस्तेमाल नहीं करता है। ये बाहर में जो इसका अपना जो है जो भी कुआं होगा या जो भी होगा, तो वहाँ जाकर ये क्या कर रहा है, स्नान करते हैं खुले में, और क्या करते हैं तो जनेऊ से छाती और पीठ का मैल काटते हैं। शुरू में दादा भाई ने सोचा पिता उसके द्वारा शावर लगवाने से बहुत खुश होंगे। होता ही है ना कि अगर हमारा बेटा लगा रहा है तो पिता को खुश होना चाहिए, चलो अब हम शावर में नहाएंगे। पर इसके पिता जो हैं ये खुश नहीं हुए। उन्हें नई चीज़ का उत्साह होगा। पिता ने जब कोई उत्साह प्रकट नहीं किया तो दादा भाई मन ही मन काफ़ी निराश हो गए। एक दो बार उन्होंने हिम्मत करके कहा भी, आप अंदर आराम से क्यों नहीं नहाते, तब भी पिता आसानी से उसे टाल गए। मतलब होता है ना कि पापा आप वहाँ क्यों नहीं नहाते, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अरे रहने दो ना, तुम लोग नहाओ ना, मेरे लिए यही जगह ठीक है उसे टाल दिए। लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्किटें, महंगे फल पिता कुछ भी नहीं लेते। कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक भो सिकोड़कर उसके बेस्वाद होने की बात पर शुरू में ही जोर दे देते हुए। मतलब होता है ना कि अगर आप किसी को बोल रहे अरे यार ले लो ना एक दो, अरे नहीं नहीं हम खाए हुए हैं, अरे हमें अच्छा नहीं लगता है, ये वाला केक नहीं खाते हैं, ये वाला बिस्किट हम नहीं खाते हैं, और मतलब ले भी लेंगे तो मतलब स्टार्टिंग में ही मतलब उसका जो है ना मतलब प्रशंसा के जगह वो बुराई ही करते थे। अपनी अमावट गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई चीज़ों की श्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं होते थे। ध्यान रखेंगे पिता जो है वो क्या खाना पसंद करते थे और वो क्या खाते थे, तो अमावट गजक और दाल रोटी। वह अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन, और उसी में उन्हें संतोष है। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सेब मंगाने और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोती मंगाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मतलब इसके बेटे जो हैं ये सुधीर, ये क्या कर रहे हैं कि बढ़िया सेब मंगवा रहे हैं कुल्लू से, और क्या कर रहे हैं, बढ़िया धोती का कपड़ा मंगवा रहे हैं दिल्ली एम्पोरियम से कि पापा पहनेंगे, उनको सिलवा दूंगा। लेकिन ये क्या करते हैं, वो सब चीज़ का विरोध करते हैं। सुखी बच्चे भी अब गाहे बगाहे मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं। लद बाहर आम के 2 सीकरों के लगभग एक साथ गिरने की आवाज़ आई। वह जानता है कि पिता आवाज़ से स्थान साधने की कोशिश करेंगे। टटोलते टटोलते अंधेरे में आम खोजेंगे और खाली गमले में इकट्ठा करते जाएंगे। मतलब इसका जो घर था ना, तो मतलब उसके पास ही बाहर में एक आम का पेड़ था, तो वहाँ पे होता है ना कि रात में आम गिर रहा है तो आवाज़ तो आएगा ही। जैसे ही आवाज़ आता था तो इसके पिता क्या करते थे, उसी टाइम अंधेरा में क्या करते थे, आम टटोलने चले जाते थे। और जैसे मानिए कि अगर अभी 4 बार आवाज़ किया कि 4 आम गिरा होगा, और इनको अगर 3 ही आम लगा है हाथ, ठीक है, अगर एक आम इनको नहीं मिला, तो ये जब सुबह सो के उठते थे ना, तो इनके मन में रहता था कि नहीं 4 बार आवाज़ किया है तो एक आम कहाँ गया, तो फिर ये दोबारा जाके खोजते थे। शायद ही रात में 1-2 आम उनसे चूक जाते हों, ढूंढने पर नहीं मिलते, जिनको सुबह पा जाने के संबंध में उन्हें रात भर संदेह होता रहेगा। दीवार से काफ़ी देर एक ही तरफ टिके रहने से उसकी पीठ दुखने लगी थी। नीचे रीढ़ के कमर वाले हिस्से में रक्त की चेतना बहुत कम हो गई। उसने मुद्रा बदली। बाहर पिता ने फाटक खोलकर सड़क पर लड़ते चिचियाते कुत्तों को हड़काया, यानी बिल्ली कुत्ता सबको भगाना, यही उनका काम था, रात में यही सब करते थे वो। उसे यहाँ बहुत खीज हुई। कई बार कहा मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, ये बात उसका बेटा बोल रहा है कि मोहल्ले में हम लोगों का सम्मान है, 4 भरे लोग यहाँ आया जाया करते हैं, आपको अंदर सोना चाहिए, ढंग के कपड़े पहनने चाहिए, और चौकीदारों की तरह रात रात को पहरा देते हैं, बहुत ही भद्दा लगता है। लेकिन पिता की अड़ में कोई झोल नहीं आता, उल्टा सीधा पता नहीं कहाँ किस दर्जी से कुर्ता कमीज सिलवा लेते हैं, टेढ़ी जीभ, सदरी के बटन ऊपर नीचे लगा है, सभा सोसाइटी में चले जाएंगे, घर भर को बुरा लगता है। कहने का मतलब ये है कि अच्छा टेलर वाला के पास ये नहीं जाते थे, छोटी मोटी दर्जी वाला जो होता है ना, दर्जी के पास ही चले जाते थे, जो कि कम पैसे में कपड़े सिलता हो, और क्या करते थे वो टेढ़ी जेब मतलब सिल दिए, बटन को ऊपर नीचे लगा दिए। तो ये सब चीज़ मतलब इस टाइप का पहन के कपड़ा क्या करते थे वो सोसाइटियों में चले जाते थे, जिससे क्या होता था उनके जो बेटे थे उन लोगों को ये चीज़ अच्छा नहीं लगता था। लोगों के बोलने पर पिता कह देते हैं कि आप लोग जाइए ना भाई, कॉफ़ी हाउस में बैठिए, झूठी
वैनिटी के लिए बेयरा को टिप दीजिए, रहमान के यहाँ 1.5 रुपये वाला बाल कटाइए, मुझे क्यों घसीटते हैं। लोगों का बोलना चुटकी भर में धरा रह जाता है। पिता वैसे तो चुप रहते हैं, लेकिन जब बात बहस में उन्हें खींचा जाता है तो काफ़ी करारी और हिंसात्मक बात कह जाते हैं। उल्टे उन्हें घर घेरने वाले हम भाई बहन अपराधी बन जाते हैं। कमरे में पहले एक भाई खिसकेगा, फिर दूसरा बहन, फिर तीसरा चुपचाप, सब खींचे हारे खिसकते रहेंगे। अंदर फिर माँ जाएगी और पिता विजयी पिता कमरे में गीता पढ़ने लगेंगे या झोला लेकर बाजार सौदा लेने चले जाएंगे। होता हमेशा यही है, सब मन में तय करते हैं, आगे से पिता को नहीं घेरेंगे। मतलब होता है ना कि अगर एक बार सब मिलकर बोले, अगर वो नहीं मानते तो अरे छोड़ो हटाओ, अब बोलेंगे ही नहीं उनको। तो ये लोग प्लान ऐसा ही बनाते हैं कि अब उनको नहीं घेरेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन थोड़ा समय गुजरने के बाद फिर लोगों का मन पिता के लिए उमड़ने लगता है। लोग मौका ढूंढने लगते हैं पिता को किसी प्रकार अपने साथ सुविधाओं में थोड़ा बहुत भी शामिल कर सके, पर ऐसा नहीं हो पाता है। वह सोचने लगा, भूखे के सामने खाते समय होने वाली व्यथा सरीखी किसी स्थिति में हम रहा करते हैं। यद्यपि अपना खाना हम कभी स्थगित नहीं करते, फिर भी पिता की असंतृप्ति के कारण व्याकुल और अधीर तो हैं ही। पिता अद्भुत और विचित्र हैं। वह सोचते हुए उठा। कमरे में घूमने या सिगरेट पी सकने की सुविधा नहीं थी, अन्यथा वह वैसा ही करता। उसने तो सो जाने की इच्छा की और अपने को असहाय पाया। शायद नींद नहीं आ सकेगी, यह ख्याल उसे घबराने लगा। पिता अद्भुत और विचित्र है, यह बात वह भूल नहीं रहा था। पिछले जाड़ों में वह अपने लोभ को कुचलकर बमुश्किल एक कोट का बेहतरीन कपड़ा पिता के लिए लाया। पहले तो वह उसे लेने में तैयार नहीं हुए, लेकिन माँ के काफ़ी घुरकने फुरकने से राजी हो गए और उसी खुलदाबाद के किसी लट्टू दर्जी के यहाँ सिलाने चल दिए। देखिए अब यहाँ पे इसका बेटा का नाम आ चुका है सुधीर, जो उस टाइम से मैं बोल रही थी। तो सुधीर ने कहा, कपड़ा कीमती है, चलिए एक अच्छी जगह में आपका नाप दिलवा दूँ, वह ठीक सिएगा, मेरा परिचित भी है। इस बात पर पिता ने काफ़ी हिकारत उगली। वह चिढ़े उठे, मैं सबको जानता हूँ, वही म्यूनिसिपल मार्केट के छोटे मोटे दर्जियों से काम कराते और अपना लेवल लगा लेते हैं। साहब लोग, मैंने कलकत्ते के हॉल एंडरसन के सिले कोट पहने हैं अपने ज़माने में। ध्यान रखेंगे, पिता जो है किसके सिले कोट पहने थे, तो कलकत्ते के हॉल एंडरसन के सिले कोट अपने ज़माने में पहने थे, जिनके यहाँ अच्छे खासे यूरोपियन लोग कपड़े सिलवाते थे। ये फैशन वैसन जिसके आगे आप लोग चक्कर लगाया करते हैं ना, उसके आगे पाँव की धूल है। मुझे व्यर्थ पैसा नहीं खर्च करना है। कितना परस्पर विरोधी तर्क किया पिता ने। ऐसा वह अपनी जिद को सर्वोपरि रखने के लिए किया करते हैं। फिर सुधीर ने कपड़ा छोड़ दिया और बोला कि जहाँ चाहिए सिलवाइए या भाड़ में झोंक आइए, हमें क्या। वह धीमे धीमे बुदबुदा, यानी गुस्सा आ गया इसका बेटा को यहाँ पे। ए पिता बाहर अकबकाकर उठ पड़े। थोड़ी देर पहले जो आम बगीचे में गिरा था उसकी आवाज़ जैसे अब सुनाई पड़ी हो। वह खिड़की के बाहर देखने लगा। किंचित टिका टिका सा पीठ के पसीने से बनियान चिपक गई थी। बेहद घुटती हुई गर्मी, मन उसका मथा जाता था। बीबी पड़ी आराम से सो रही है, इसे कुछ पता नहीं। शायद पिता की खाट खाली थी, वह गिरा आम टटोलने के लिए बगिया में घुस गए होंगे। पिता कितने विचित्र हैं। लंबे समय से वह केवल 2 ही ग्रंथ पढ़ते आ रहे हैं, यंत्रवत नियमवत रामायण और गीता। ध्यान रखेंगे पिता कौन से 2 ग्रंथ पढ़ते थे, तो रामायण और गीता। 23 दिसंबर वाले पेपर में ये पूछी हुई PYQ है। और साथ ही कितने वर्षों से पढ़ रहे थे, तो 35 वर्षों से, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता। उसके पहले युवा काल में जो कुछ जितना कुछ पढ़ा हो उन्होंने, उसे कभी भयावह, कभी सम्मानजनक और कभी झूठ लगता। यह देख सोच कर कि कोई व्यक्ति केवल 2 ही पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट सकता है और कैसे काट लेता है, ये चीज़ इसका बेटा को आश्चर्य हो रहा है। तभी उसका बच्चा कुनमुनाकर रोने लगा। उसने तपाक से खिड़की छोड़ी और अपने बिस्तरे पर झूठ मूठ सो गया। ऐसा ना हो कि देवा बच्चे के रोने से उठ पड़े और उसे संदिग्धावस्था में देख बहुत से बेकार प्रश्नों का हलकान करना शुरू कर दे। देवा बच्चे के मुंह में स्तन दे पहले ही बेखबर हो गई। वह खुद बिस्तरे पर सोता मालूम पड़कर भी जागता रहा। यानी मतलब क्या बोले, बगल में सोया हुआ है, जगा हुआ है, लेकिन सोने का वो क्या कर रहा है, ड्रामा कर रहा है कि मैं सोया हुआ हूँ। स्तन चूसने की चप चप आवाज़ आती रही और थोड़ी देर बाद बंद हो गई। यानी बच्चा उसका स्तन को चूस रहा था। उसने तय किया कि वह देवा के बारे में
कुछ सोचे अथवा उसके शरीर को छूता रहे। उसने देवा के कूल्हे पर हाथ रख दिया, लेकिन उसे तनिक भी उत्तेजना अंदर महसूस नहीं हुई। उसने थोड़ी देर उत्तेजना की प्रतीक्षा की। अपनी इस हरकत से उब होने लगी और मन भी लांछित करने लगा। बाहर पिता सो या जाग रहा है, जैसा भी हो वह बड़े ज़बरदस्त हैं। इस समय बाहर रहकर बाहरी होते जा रहे हैं। घर के अंदरूनी हिस्सों में लोग आराम से या कम आराम से किसी तरह तो सो गए होंगे। वह विषादग्रस्त हुआ और अनुभव करने लगा, हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। क्या पिता ने भी तो वैसा ही करना तो शुरू नहीं कर दिया?